नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति में हो रहे घटनाक्रम के बारे में बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। कल एबीपी न्यूज पर जिस एक कार्यक्रम हुआ जिसमें आप भी सम्मिलित थे, वहां पर एक रोचक बातचीत हुई। जो भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रधानमंत्री उठाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्य चुनाव मुद्दे के रूप में, उसके बारे में एक त्वरित सर्वेक्षण या थोड़े अच्छे खासे जो सैंपल होते हैं उनके साथ जो सर्वेक्षण वो लोग करते रहते हैं, उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष सामने आए, कुछ प्रश्न पूछे गए। मैं चाहता हूं कि आज की बातचीत में हम उस सर्वेक्षण के आधार पर और अन्य जो मुद्दे चल रहे हैं उसके आधार पर हम देश की राजनीति के उथल-पुथल को समझने की कोशिश करें। क्या हम यह कह सकते हैं कि सचमुच जो प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, वह इन चुनावों का एक केंद्रीय मुद्दा बन चुका है और उसने विपक्ष को एकदम से बिल्कुल ही किनारे धकेल दिया है, उनके पास कोई इसका जवाब नहीं है, ऐसा लगता है? आप कल संदीप चौधरी के कार्यक्रम सीधा सवाल में सी वोटर और एबीपी का जो एक सर्वेक्षण था, आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि अगर उस सर्वेक्षण के नतीजों पर हम लोग गौर करें, तो हमें दिखाई पड़ेगा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को चुनाव के केंद्र में स्थापित करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे को। उस सर्वेक्षण से ये डर निकलता है जिसके बारे में भाजपा इस समय सोच रही होगी, मेरा मानना है प्रधानमंत्री और उनके रणनीतिकार भी सोच रहे होंगे कि कहीं ये दांव उल्टा ना पड़ जाए। देखिए, इस पूरे भ्रष्टाचार की मुहिम में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी उसके केंद्र में है, क्योंकि वो देश के पहले ऐसे राजनेता हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं और वो दावा कर रहे हैं कि वो जेल से सरकार चला रहे हैं। उनके खिलाफ बार-बार अदालत में भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्ववादी संगठन जाते हैं और बार-बार अदालत उन दावों को खारिज करती है। उनका मानना यह है कि वो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने रहने से नहीं रोक सकते। तो उसमें इस जो सर्वेक्षण में सवाल पूछे गए थे, वो 2 तरह के सवाल थे। पहला सवाल एक किस्म के सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी जिन भ्रष्ट नेताओं को विपक्ष से अपने यहाँ शामिल करती है, तो उनके साथ क्या होता है? उससे क्या भारतीय जनता पार्टी पर जो वॉशिंग मशीन होने का, मोदी वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करके जो भ्रष्ट नेता हैं, जिनको भाजपा स्वयं ही भ्रष्ट कहती रही है, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती रही है, उनके खिलाफ अभियान चलाती रही है। उन नेताओं के साथ उन नेताओं का दामन भाजपा में आते ही साफ कैसे हो जाता है और केंद्रीय एजेंसियों का उनके प्रति जो व्यवहार है वो बदल कैसे जाता है। तो एक जो बहुत ही दिलचस्प और मानीखेज सवाल था, उस सवाल को इस तरह पूछा गया कि जब भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे लोग बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या होता है? तो 12% लोगों का कहना यह था कि एजेंसी का काम पहले की तरह ही जारी रहता है, यानी एजेंसी उनके खिलाफ जांच करती रहती है। लेकिन 33% लोगों का कहना था कि एजेंसी जांच की रफ्तार धीमी कर देती है। उसके बाद 39% लोगों का कहना था कि एजेंसी केस बंद कर देती है। कह नहीं सकते कि का प्रतिशत 16 था। यानी अगर आप एजेंसी जांच की रफ्तार धीमी करती है, एजेंसी केस बंद कर देती है, इन दोनों को अगर जोड़ दें, जो कि तो 72% लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आते ही उनके खिलाफ जांच की रफ्तार धीमी हो जाती है या उनका केस बंद कर दिया जाता है। केवल 12% लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में समर्थन करते हुए दिखते हैं। ये बहुत ही मानीखेज, बहुत जबरदस्त आंकड़ा है। यानी जिन लोगों से बातचीत की गई उसमें से 72% लोग ये मानते हैं कि उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में आने से उनके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे थे, उनके खिलाफ जो जांचें हो रही थी, उन जांचों को या तो धीमा कर दिया जाता है या उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। फिर एक सवाल ये पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विपक्ष वॉशिंग मशीन होने का आरोप लगाता है। क्या आप विपक्ष के इस आरोप से सहमत हैं? तो इसमें 32% लोगों ने कहा कुछ हद तक वो इस आरोप से सहमत है। पूरी तरह सहमत कहने वालों का प्रतिशत 25% था। 26% लोगों ने कहा ये विपक्ष का प्रचार है। कह नहीं सकने वालों का प्रतिशत 17% था। यानी 26% के मुकाबले अगर आप देखें तो ये 57% लोग यहां पर कह रहे हैं
कि बीजेपी भ्रष्ट लोगों के लिए वॉशिंग मशीन की तरह काम कर रही है। तो ये दोनों सवाल कि जब भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे लोग बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या होता है, और भ्रष्टाचार का सामना कर रहे लोगों के लिए क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन की तरह काम कर रही है। तो ये दोनों को अगर आप देखें तो आप आम लोग इस मामले में विपक्ष के जो आरोप हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उनके ऊपर ज्यादा भरोसा करते हुए दिखते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, और ये आंकड़े अगर ये सही हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पुनर्विचार करना शुरू करेगी। इस संदर्भ में 2 और महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं हाल के दिनों में। एक तो जी। कांग्रेस का बैंक अकाउंट सीज़ किया गया, बाद में थोड़े दबाव पड़ने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि वो अभी कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं, और दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया था। तो क्या इन मुद्दों के बारे में भी इस तरह के सर्विसों की जानकारी मिलती है? हाँ, जी हाँ, एक सवाल इसमें पूछा गया कि कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के इनकम टैक्स के एक्शन को आप किस तरह देखते हैं? तो उसमें 30% लोगों ने कहा कि ये जो कार्रवाई हो रही है कानून के मुताबिक है और ठीक हो रही है। लेकिन 26% लोगों ने कहा कि कार्रवाई है तो कानून के मुताबिक, लेकिन गलत समय पे हो रही है, चुनाव से ठीक पहले इसको नहीं होना चाहिए। और 32% लोगों ने कहा कि यह कार्रवाई कांग्रेस को चुनावी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से हो रही है। तो इसमें भी आप देखते हैं कि विपक्ष के साथ ज्यादती की जा रही है, गलत समय पे उसके ऊपर ये हमला हो रहा है, और उसको विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और उसको नुकसान पहुंचाने के लिहाज से हो रहा है। तो इसमें 58% लोग ये मान रहे हैं इस बात को। तो यहां भी पलड़ा जो है विपक्ष के तर्क के पक्ष में झुका हुआ नजर आता है। जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड और उसके चुनाव पर असर का सवाल है, इसको 30% लोग कहते हैं कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इसका चुनाव पे कोई खास असर नहीं होगा। 28% लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा चुनावी मुद्दा है और इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। 28% लोग ही कह रहे हैं कि बड़ा चुनावी मुद्दा है, लेकिन ये विपक्ष को मदद करेगा। कह नहीं सकते, कहने वाले 14% है। तो इन आंकड़ों से साफ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है वो अभी जनता तक पहुंचा ही नहीं है। शायद ये एक टेक्निकल किस्म का मुद्दा है जिसको विपक्ष ने जनता तक पहुंचाने में अभी तक नाकामी हासिल की है। इसीलिए आप देखते हैं कि ये इसमें बोलने वालों का प्रतिशत जो है 30, 28 पूरी तरीके से बटा हुआ है। ये किधर भी झुका हुआ प्रतिशत आपको इसके अंदर नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन एक और बात है कि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जो अरविंद फार्मा के निदेशक थे शरद चंद्र रेड्डी, जो के कविता के साथ में कथित शराब घोटाले में सह अभियुक्त बनाए गए थे, जिनको इसमें गिरफ्तारी भी हुई, जेल भी जाना पड़ा, और उन्होंने पहले जो 9 बयान दिए उन 9 वक्तव्यों में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था, लेकिन उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया गया और उस दबाव के खिलाफ भी अदालत में गए। उन्होंने कहा हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि हम सरकारी गवाह बन जाएं, लेकिन उन्हें बाद में मजबूरी में गवाह बनना पड़ा। न केवल उन्हें गवाह बनना पड़ा, बल्कि अपने बयानों में उन्होंने 9 बयानों के बाद जो बयान दिए उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को उनकी तरफ से 50 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा भी मिला। 50 करोड़ रुपए भाजपा के खाते में भी गए। तो इस सवाल पे भी जनता की राय ली गई। तो इस पर 35% लोगों ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी ये बात इसलिए उठा रही है ताकि घोटाले से लोगों का ध्यान भटक जाए। लेकिन 24% लोगों ने कहा कि इस आरोप में कुछ सच्चाई हो सकती है। 22% लोगों ने कहा कि आरोप ठोस और सही लग रहा है। यानी यहां भी आप देखिए 46% लोग जो है वो मान रहे हैं कि शरद चंद्र रेड्डी से जो चंदा वसूला गया है उसके अंदर कुछ दाल में काला है, ये मान रहे हैं। अब प्रश्न इस बात का है कि ये जो 35% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंकड़ा गया है, इससे पहले 30% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंकड़ा गया है, विपक्ष का प्रचार के ऊपर 26% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंकड़ा गया है, एजेंसी काम पहले तक ही जारी 12% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंकड़ा गया है,
कानून के मुताबिक काम हो रहा है, 30% आंकड़ा गया है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो गए आंकड़ों को देखें, तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में जितने वोट मिले थे, ये आंकड़े वहां तक भी नहीं पहुंच पाते। भाई, भारतीय जनता पार्टी को 37.8% वोट मिले थे। अगर इसमें एनडीए के वोटों को भी जोड़ दिया जाए तो भाजपा के 40% से ऊपर वोट पहुंच जाते हैं। तो इनमें से कहीं भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो 40% राय भी उसके पक्ष में जाती हुई नहीं दिखती। यानी भाजपा का जो जनाधार, हम 19 के अगर चुनाव को उसका आधार मान लें, हम मान लें कि आधार अभी घटा नहीं है, तो फिर वहां भी ये इस पूरी बहस में वो बात नहीं पहुंचती। लेकिन आमतौर पर ये माना जाता है कि इस तरीके के जो आरोप हैं उसमें थोड़ी शिकायत भारतीय जनता पार्टी से, उसके कुछ नेताओं से होती है। लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी छवि एक ऐसे विराट नेता की बनी रह जाती है जो हर समस्या का समाधान करता है। उनके समर्थक तो ये मानते ही हैं कि मोदी नहीं तो कौन। लेकिन क्या इस तरह के सर्वे से जो बातें सामने आती हैं और आमतौर पर जो आम हम लोगों से बातचीत करें वो भी एक निराशा सामने आती है, क्या वो नरेंद्र मोदी की तक उसकी आँच पहुँचती है या उन सब चीज़ों से ऊपर है? हाँ, ये देखिए, इस प्रश्न के ऊपर भी बहुत बहस हुई और काफी गर्मागर्म बहस हुई इस सवाल के ऊपर। एक साथी पैनलिस्ट का ये कहना था कि जनता किसको विश्वसनीय नेता मानती है, इससे सब तय होगा कि वो दरअसल मामला किधर झुकता है। ये आंकड़े कुछ भी कहते रहे, जनता अगर नरेंद्र मोदी को विश्वसनीय मानती है तो वो इन आंकड़ों के बावजूद भी नरेंद्र मोदी के का समर्थन करने से पीछे नहीं हटेगी। एक तक ये दिया गया कि ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बारे में राय है, ये नरेंद्र मोदी के बारे में राय नहीं है। नरेंद्र मोदी अलग चीज है, भारतीय जनता पार्टी अलग चीज है। और भारतीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसके प्रति आमतौर पर लोगों की राय सकारात्मक है और नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की राय सकारात्मक है। यहां पर बदनाम जो हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो रही है। तो इस पे मेरा कहना यह है कि ये एक अजीब सा तर्क है। ये तर्क इसलिए अजीब सा है कि ऐसे एक साथी ने कहा कि एक सर्वे कराइए और लोगों से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है क्या वो नरेंद्र मोदी से बिना पूछे हुए करती है? क्या नरेंद्र मोदी की राय उसमें नहीं होती है उसके अंदर? क्या नरेंद्र मोदी के आदेश के मुताबिक भाजपा काम नहीं करती है? अगर भाजपा ने किसी भ्रष्ट नेता को लिया है तो उसमें नरेंद्र मोदी की सहमति नहीं है या किसी और की सहमति है उसमें? कैसे होता है ये काम? इसके ऊपर राय ली है। तो मानना यह था कि भाई इसमें 100% लोग कहेंगे कि भाजपा जो भी निर्णय लेती है वो दरअसल नरेंद्र मोदी के निर्णय होते हैं। हो सकता है कि अभी लोग, हालांकि मैं इस बात को मानता नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर इस बात को एक बार मान भी लिया जाए कि आज के क्षण में लोग भाजपा राजनीतिक दल और भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी, इन तीनों को अलग अलग करके देख रहे हैं। इन लोगों को मिला के लोग नहीं देख रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रष्टाचार को ही मुद्दा बनाती रही लगातार, तो वो दिन दूर नहीं है जबकि लोग इन तीनों को मिला के देखने लगेंगे। क्योंकि अंततः तो ये चीजें अलग अलग नहीं है। भले ही प्रचार के दम पर या नरेंद्र मोदी की जो छवि बनाई गई है उसके दम पर ऐसा लगे कि वो इन सबसे ऊपर हैं, जैसे उनकी छवि बनाई जा रही है कि वो भगवान के अवतार हैं। आज ही साक्षी महाराज ने कहा है कि वो तो ईश्वर के अवतार है। इससे पहले चंपत राय जी कह चुके हैं, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उससे पहले उन्होंने कहा था कि वो विष्णु भगवान के अवतार है। तो लगातार नरेंद्र मोदी को एक अवतारी पुरुष के रूप में पेश करने की कोशिश हो रही है। खुद नरेंद्र मोदी भी जिस तरह से अपनी गतिविधियां नियोजित करते हैं उसमें वो उसी तरह से अपने आभा मंडल को एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में, एक आध्यात्मिक रूप से बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्ति के रूप में पेश करने की चेष्टा करते हैं। कहीं वो सफेद वस्त्र पहने हुए केदारनाथ की बर्फ में बैठे हुए तपस्या करते हुए उनकी तस्वीर आती है, कभी किसी गुफा में गेरुआ वस्त्र पहने हुए तपस्या करते हुए तस्वीर आती है, कभी वो समुद्र की गहराइयों में होते हैं, कभी वो आसमान की ऊंचाइयों में होते हैं। तो वो जलचर, थलचर और नभचर के रूप में तीनों जगह ऐसे देवता व्याप्त होते हैं। इस तरीके से अपनी लगातार छवि पेश करने की कोशिश करते हैं और अब उनके पार्टी के लोग भी कहने लगे हैं कि वो तो अवतारी पुरुष है। तो इस तरह से उनकी छवि, धरती पे हम सब जो नश्वर लोग हैं वो क्या काम करते हैं वो अलग चीज है और नरेंद्र मोदी अलग चीज है। तो इस प्रकार से छवि बीच करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं मतदाताओं को इतना मूर्ख नहीं मानता हूं कि वो इस बात को मान लेंगे। अगर मान लेंगे तो मान लेंगे, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूं, मुझे मतदाताओं की बुद्धि में भरोसा है कि वो मनुष्य को, एक नेता को अवतार नहीं मानेंगे, एक ऐसे नेता को जिसको आज तक 40% वोट नहीं मिले हैं इसकी पार्टी को, इस देश में।
उसको उन्होंने अब अवतार मान लिया है। अगर उन्होंने अवतार मान लिया है तो सारे वोट फिर उसी को मिल जाएंगे। हिंदू समाज में सभी लोग उसी को वोट देंगे। अवतार से लोग हट कैसे सकते हैं? तो ये स्थिति है। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं मानता हूं कि अगर भ्रष्टाचार के ऊपर इसी तरीके से एक राष्ट्रीय बहस जारी रही, और जिस बहस को खुद नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को ही मुद्दा, ये चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही लड़ा जाएगा, और अगर हम चुने गए तो हम पहले 100 दिन में भ्रष्टाचार पे और भी ज्यादा हमला करेंगे, और कोई कुछ भी कहता रहे, ये कार्रवाई जारी रहेगी। विपक्ष कह रहा है कि ये कार्रवाई दरअसल लोकतंत्र का हनन है, हमारी स्वतंत्रता का हनन है, चुनाव में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड पाने से रोकने की कोशिश है, और ये हमारे ऊपर अत्याचार है। तो वो विपक्ष इसको इस तरीके से पेश कर रहा है, और यही बात, यही जो बहस है, यही इस सर्वेक्षण के केंद्र में है। एक प्रश्न मेरे मन में ये है कि हालांकि आप कई तरह इस तरह के सर्वेक्षणों पर आपकी नजर रही है कि क्या बहुत सारे ऐसे सर्वेक्षण हैं जो ये बता रहे हैं कि देश में जो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्य हैं, वहां पर प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे लोकप्रिय चेहरा अगर नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या उत्तर भारत और दक्षिण भारत के नैरेटिव में कोई अंतर है, या कोई और चेहरा है, या प्रधानमंत्री के रूप में उनकी लोकप्रियता कम है? इसके बारे में कोई अंदाजा मिल सकता है? देखिए हमेशा क्या होता है, अभी मैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला के एक वक्तव्य का हवाला देकर अपनी बात कहूंगा। प्रभु चावला ने कहा था कि जिस समय 1984 में राजीव गांधी को 450 से ज्यादा सीटें प्राप्त हुई, 418 या ऐसी कुछ सीटें प्राप्त, 412-18 सीटें प्राप्त हुई। उसके बाद जब वो 1989 में दोबारा चुनाव में उतरे, तो जो सर्वेक्षण होते थे उसमें उनकी लोकप्रियता की रेटिंग बहुत ऊंची आती थी राजीव गांधी की। उनकी 60-70%, क्योंकि वो उन दिनों इंडिया टुडे में थे प्रभु चावला, और इंडिया टुडे इस तरह के सर्वेक्षण कराने में काफी आगे रहा है, तो उन्होंने कहा उनकी लोकप्रियता की रेटिंग बहुत आती थी। लेकिन उनको 216-17 सीटें ही मिली जब नतीजे आए चुनाव के, और उन्होंने सरकार बनाने से इनकार कर दिया, अल्पमत की सरकार बनाने से या गठजोड़ सरकार बनाने से इनकार कर दिया, और वो सत्ता से विपक्ष में चले गए, और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी। इसी तरीके से जब फिर इस बात में अपनी तरफ से मैं जोड़ता हूं कि जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी रेटिंग किसी भी व्यक्ति से बहुत ज्यादा आ गई थी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में, तो उनका कहना था कि जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी जो सत्तासीन प्रधानमंत्री है, उसकी चुनाव में रेटिंग हमेशा ही काफी ऊंची होती है। ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो चुनाव जीत ही जाएगा। और जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, इसमें मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, मेरा कहना बार बार इस पर चर्चा की जानी चाहिए कि उनकी जो लोकप्रियता और सफलता है, वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव क्षेत्र है उसमें उसको बनाए रखने में ज्यादा है, उसके विस्तार में ना के बराबर है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव क्षेत्र है, उस प्रभाव क्षेत्र में वो पिछले 10 साल से अपनी लोकप्रियता को बनाए रखे हुए हैं। उस प्रभाव क्षेत्र में पंजाब एक अपवाद है, पंजाब में उनकी लोकप्रियता नहीं है। वहां तो जब सर्वे हुआ था तो राहुल गांधी को ज्यादा प्रतिशत मिला था प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर। पंजाब में वो पीछे हो जाते हैं राहुल गांधी से। लेकिन पंजाब को अगर अपवाद, उत्तर भारत में अपवाद माना जाए, तो उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत में नरेंद्र मोदी सब सर्वाधिक शक्तिशाली नेता हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। और उन्होंने पिछले 10 साल में अपनी इस हैसियत को बरकरार रखा है। लेकिन जैसे ही आप विंध्याचल के दूसरी तरफ जाते हैं और आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में क्या हो रहा है, तो वहां पर कर्नाटक के कुछ हिस्सों को की अपवाद को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर नरेंद्र मोदी की आवाज नहीं सुनी जाती। वहां जो पूर्वी भारत है, खासतौर से जो उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी को जो भी सफलता मिली है, वो सारी की सारी उन्होंने दल बदल के जरिए हासिल की है। वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ, अपनी सफलता नहीं है उनकी। तो आज भी 2 चुनाव जीतने के बाद में और 10 साल तक बहुमत के प्रधानमंत्री बने रहने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या जवाहरलाल नेहरू की तरह पूरे देश के नेता के तौर पर नहीं उभर पाए हैं। भले ही टीवी के प्रचार में उन्हें विश्व का नेता और भारत का नेता और सर्वश्रेष्ठ नेता और सबसे बड़ा नेता वगैरह ये सब कहा जाए, लेकिन ये चीजें तथ्यों पर खरी नहीं उतरती।
मैं प्रशांत किशोर के एक इंटरव्यू का कुछ अंश पढ़ रहा था, मैंने उसको देखा नहीं, लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको पश्चिम बंगाल में अच्छी सफलता मिलेगी और हो सकता है कि जबरदस्त सफलता मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। तेलंगाना में वो जीत हासिल कर सकती है, तमिलनाडु में उसका वोट जो है वो 2 डिजिट में जा सकता है, 10 से लेके 20 भी हो सकता है। तो इस तरीके की जो बातें हैं, मैं उसके बारे में ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या इसे हम हकीकत के नज़दीक माने, जैसे बहुत सारे जो विपक्ष की बात करने वाले टीकाकार हैं, वो थोड़ा उसको छोड़ देते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, या इसे भी हम एक माहौल बनाने की कोशिश के रूप में देख सकते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है उसको द्विदलीय राजनीति में बदल दिया है। पहले टीएमसी थी, कांग्रेस थी और वाम सीपीएम थी, तो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का और मार्क्सवादी दल का पूरा जो स्पेस था उसको छीन लिया है उससे, और वो सीधे सीधे टीएमसी से सीधी टक्कर में आ गई है। बाकी पार्टियों को दरअसल वहां पे कुछ भी नहीं मिलता है। तो अब ये द्विदलीय राजनीति है, और इस द्विदलीय राजनीति में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी 2019 में उसने 18 सीटें वहां पर जीती थी, और 18 सीटें उस वक्त ममता बनर्जी अपने प्रभुत्व को लेकर काफी मुगालते में थी, और उन्हें अपनी सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उस एंटी इनकम्बेंसी पर उनका ध्यान नहीं था। जब लोकसभा चुनाव हो गया तब उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी पर ध्यान दिया, और ध्यान देने के बाद में उन्होंने उसकी मरम्मत की। और नतीजा क्या निकला? भारतीय जनता पार्टी जो 200 पार जाने का दावा कर रही थी वो 70 पे आकर रुक गई, बावजूद इसके कि कांग्रेस और सीपीएम को कुछ भी नहीं मिला वहां पर। तो प्रशांत किशोर जी का ये कहना ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में एक जबरदस्त रूप से उभरती हुई ताकत है, लेकिन ये एक रिकॉर्ड भी है कि भाजपा जब भी किसी क्षेत्रीय शक्ति से मुकाबला करती है जिसके नेता बहुत मजबूत और होते हैं, बहुत अपने इलाके में बहुत लोकप्रिय होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को मनोवांछित सफलता नहीं प्राप्त होती। जब 18 सीटें जीती थी उस वक्त भी हाथ ममता बनर्जी का ही लोकसभा सीटों के मामले में भारी था पश्चिम बंगाल में। और इस बार तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों वाला आंकड़ा भी नहीं निकाल पाएगी। जहां तक एक तमिलनाडु का सवाल है, तमिलनाडु में उसने बहुत कोशिश की है, भाजपा ने अन्नामलई को अपने नेता बनाया है। अगर वो अन्ना द्रमुक के साथ में उसका समझौता रहता, लेकिन सनातन के सवाल पर अन्ना द्रमुक के साथ उनका समझौता टूट गया। अब वो और छोटी छोटी पार्टियों को जोड़कर अपने साथ कुछ तमिलनाडु में कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भाजपा के लोग भी मानते हैं कि तमिलनाडु में हो सकता उसका 10 या 10 से कुछ ज्यादा उसका चुनाव वोट प्रतिशत हो, लेकिन सीट जीतने के मामले में कोई भी विश्वस्त नहीं है कि वहां पे कोई वो सीट जीत सकते हैं। केरल में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आशान्वित है। एक सीट है उसमें तिरुवनंतपुरम, जहां से उन्होंने राजीव चंद्रशेखर को लड़ाया है। पिछली बार वहां से भाजपा के जो ओ राजगोपाल लड़े थे वो कांग्रेस के शशि थरूर के मुकाबले काफी कई चक्र तक आगे रहे थे, लेकिन बाद के चक्रों में पिछड़ गए और बहुत थोड़े से अंतर से शशि थरूर चुनाव जीत गए। तो वहां पर भाजपा मानती है कि वो टक्कर में है। और त्रिशूर एक जगह है जो कि सांप्रदायिक रूप से काफी नाजुक जगह है, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी मानती है कि वो वहां उन्होंने शायद एक फिल्म स्टार को गोपी को टिकट दिया है, और भाजपा मानती है कि वहां भी चुनाव जीत सकती है। अब देखिए वहां क्या परिस्थिति बनती है। और आंध्र प्रदेश में उसने तेलुगु देशम के साथ समझौता किया है। तो ये मान के समझौता किया है कि वाईएसआर रेड्डी की सरकार के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी होगी। लेकिन जब सर्वेक्षण किया गया, ओपिनियन पोल हुआ, तो ओपिनियन पोल में देखा कि तो भाजपा के और तेलुगु देशम के वोट मिलके 42% हुए, और वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस ने अकेले ही दम पे 41% वोट निकाला उसके अंदर। तो उसको देख के लगता नहीं है कि वहां पर कोई उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो वहां भी भाजपा को और तेलुगु देशम को उस तरह चुनाव जीतने में आसानी नहीं होगी जिस तरीके से वो चुनाव जीतना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस फेर में थी कि नवीन पटनायक से उड़ीसा में एक गठजोड़ कर ले। बहुत दोनों में बातें भी हुई, और नवीन पटनायक के जो पहले सेक्रेटरी हुआ करते थे पांडियन, जो अब बाकायदा पार्टी में शामिल हो गए हैं, उन्होंने इसमें मध्यस्थता की, और लेकिन उसमें फैसला नहीं हुआ।
नवीन पटनायक उनको भाजपा के मन के मुताबिक लोकसभा सीटें देने के लिए तैयार थे, लेकिन विधानसभा सीटों में वो भाजपा को मन के मुताबिक देने के लिए तैयार नहीं हुए और दोनों के बीच में समझौता टूट गया, नहीं हो पाया। अब वो कह रहे हैं कि भाजपा कह रहे हैं इनके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी, अगर उनके खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी तो आप एक लोकप्रिय लोग पार्टी से समझौता क्यों करना चाहते थे? और भाजपा ने थोड़े बहुत दिन कोशिश नहीं की, बहुत दिन कोशिश की समझौता करने की। और उसमें नवीन पटनायक के साथ उनके नरेंद्र मोदी समेत कई नेता गलवैया डालते हुए दिखाई पड़े। तो भाजपा की उड़ीसा में इस तरह की स्थिति है। अब सवाल आता है कर्नाटक का। कर्नाटक में 90 के दशक के बाद से भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती रही है, क्योंकि दक्षिण भारत में अयोध्या आंदोलन से अगर कोई राज्य प्रभावित हुआ तो वो कर्नाटक प्रभावित हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लिंगायतों के बीच में अच्छा काम किया, जिनका राजनीतिकरण हुआ। वो लिंगायत चूंकि वीरेंद्र पाटिल वाले प्रकरण से कांग्रेस से नाराज थे, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आसरा लिया और येदियुरप्पा एक बड़े लिंगायत नेता के रूप में उभरे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो कर्नाटक में स्थिति है, वो पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में हम देख ही चुके हैं कि वो उतनी अच्छी नहीं है। और भाजपा भी जानती थी कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए विधानसभा चुनाव में जिस देवगौड़ा की पार्टी के खिलाफ भाजपा चुनाव लड़ी थी, उसके साथ उसने लोकसभा चुनाव में समझौता कर लिया है। वो सीटों का भी बंटवारा उन दोनों के बीच में अभी तक ठीक से नहीं हो पाया है। तो मुझे नहीं लगता कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे विकेट पे है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि वहां बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारेगी, लेकिन वहां उसकी सीटें पहले के मुकाबले कम हो सकती हैं। तेलंगाना में पिछली बार उसने 4 सीटें जीती थी। मेरा मानना है कि तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें पहले के मुकाबले कम हो सकती हैं। एक आखिरी प्रश्न इस पूरे विचार के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी के जैसा एक मजबूत नेता है और विपक्ष के पास तो कोई नेता भी नहीं है। अलग-अलग जी। पार्टियों का जमवाड़ा है। अगर वो जीत गए तो एक ऐसी सरकार देंगे जिसकी स्थिरता भी खतरे में रहेगी। क्या ये हाँ। नैरेटिव ऐसा है जिससे विपक्ष को काफ़ी नुकसान हो रहा है या होने की संभावना है? देखिए, ये तो बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी वोटर को ये आश्वासन देते हैं कि वे राजनीतिक रूप से स्थिर सरकार बनाएंगे। पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा, 2 बार मिल चुका है पूर्ण बहुमत, तीसरी बार भी बहुमत प्राप्त होगा, स्पष्ट बहुमत मिलेगा और वो एक स्थिर सरकार बनाएंगे, ये बात सही है। ये चीज उनके पक्ष में जाती है। इस बात को हम लोगों को मान लेना चाहिए। और ये आम वोटर ये मानता है कि सरकार ऐसी बननी चाहिए जो स्थिर हो, 5 साल चले। कोई वोटर ये नहीं चाहता है। साधारण वोटर या राजनीतिक रूप से चर्चा करने वाला वोटर कोई भी हो, सब लोग चाहते हैं कि सरकार ऐसी बने जो कि 5 साल ठीक से चले। लेकिन चुनाव का ये निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में है, लेकिन केवल इसी आधार पर वोटर निर्णय लेंगे क्या? या ये कई आधारों में से एक है? नरेंद्र मोदी राजनीतिक स्थिरता को मुद्दा नहीं बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के सवाल को मुद्दा बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी अगर राजनीतिक स्थिरता के सवाल को मुद्दा बनाते कि विपक्ष आएगा भी सरकार में तो उसकी सरकार टूटी फूटी होगी, चल नहीं पाएगी, है, लोग एक दूसरे की बात काटते रहेंगे, बहसबाजी होती रहेगी, आखिरकार सरकार अपने ही बोझ से चरमरा के गिर जाएगी और देश को मध्यावधि चुनाव में जाना पड़ेगा। ये शायद ही बहुत कम कहा जाता है उनकी तरफ से। वो तो हर रोज कहते हैं कि भ्रष्टाचार के सवाल पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो सर्वेक्षण था वो लगातार भ्रष्टाचार के सवाल पर ही था। अब आप देखिए, एक सर्वेक्षण में एक सवाल ये भी पूछा गया कि जेल से बाहर आने के बाद में केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य को आप कैसे देखते हैं? तो 21% वाले लोग बोले कि जेल से बाहर निकलने के बाद वो एक कमजोर नेता के रूप में सामने आएंगे। लेकिन 21% लोगों ने ही कहा कि उनका राजनीतिक कद बरकरार रहेगा और 39% लोगों ने कहा कि वे पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। 12% लोगों ने कहा कि उनकी पार्टी भी समाप्त हो जाएगी, उनकी राजनीतिक पारी भी खत्म हो जाएगी। यानी अगर 21 और 12 को आप जोड़ लें तो 33% लोग इस पक्ष में थे कि केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने के बाद में उन्हें और उनकी पार्टी को बहुत नुकसान में रहना पड़ेगा। लेकिन 60% लोग इस पक्ष में थे कि उनका राजनीतिक कद बरकरार रहेगा और वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। आप इससे अंदाज लगाइए कि जनता केजरीवाल के बारे में इतना प्रचार के बावजूद और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, जनता क्या सोचती है। फिर एक और सवाल लोगों से पूछा गया कि क्या आम आदमी पार्टी बाकी पार्टियों से अलग है? तो 40% लोगों ने कहा कि बिल्कुल अलग है। 16% लोगों ने कहा
थोड़ी अलग है। यानी 56% लोग ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों से थोड़ी या ज्यादा अलग है। केवल 28% लोगों ने कहा कि इस आम आदमी पार्टी में और दूसरी पार्टियों में कोई फर्क नहीं है। यहां भी आप देखिए कि आम आदमी पार्टी की एक भिन्न किस्म के दल के रूप में छवि जो है अभी भी जनता के मन में बनी हुई है। अब एक और प्रश्न पूछा गया, वो भी यहां जिक्र कर लेना चाहिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली की सरकार जिस तरह चल रही है उस पर आपका क्या कहना है? तो 47% लोगों ने कहा कि केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की इजाजत मिलनी चाहिए। 22% लोगों ने कहा कि आपको नए मुख्यमंत्री का नाम बताना चाहिए और 23% लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू हो। यानी आप देखिए, आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनी रहे, वो 22% लोग तो उसी का मुख्यमंत्री चाहते हैं, आम आदमी पार्टी का। और 47% लोग चाहते हैं, 47% बहुत बड़ा आंकड़ा है, 47% लोग चाहते हैं कि केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की इजाजत मिलनी चाहिए। तो ये पूरा सर्वेक्षण जो है ना, वो एक इशारा है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा एक दुधारी तलवार साबित हो सकता है। वो भाजपा को फायदा भी पहुंचा सकता है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। भाजपा उससे नुकसान में भी आ सकती है। अगर जिस तरह प्रधानमंत्री इसके ऊपर जोर दे रहे हैं लगातार और कह रहे हैं कि हम सरकार बनने के बाद भी पहले 100 दिन में यही काम करेंगे जोरदारी के साथ में, तो उससे लगता यह है कि इस मुद्दे पे वो आर पार करना चाहते हैं पूरी तरीके से। और इस आर पार में वो आर भी हो सकते हैं और पार भी हो सकते हैं। आज भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे को खारिज किया, कोई संदीप सिंह आपके पूर्व विधायक थे, जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल को इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उच्च न्यायालय के इस स्टैंड से भी केजरीवाल को एक मजबूती मिली है। ये लगातार तीसरी बार है। जी, लगातार तीसरी बार है। पहली बार एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन था, उसको उन्होंने खारिज किया। दूसरी बार एक हिंदू संगठन ने कहा, उसको उन्होंने डांट भी लगाई, और फिर संदीप सिंह को भी उन्होंने खारिज किया। ये लगातार 3 बार हो चुका है ऐसा। इससे भी उनको एक बल मिला है आम लोगों के बीच में, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल बल मिला। देखिए नहीं, ये आप सर्वेक्षण देखिए, सर्वेक्षण 100% सही नहीं होते हैं, लेकिन वो उनसे कुछ अंदाजा लग सकता है कि लोग क्या सोच रहे हैं और किस दिशा में उनका आगे जाकर चिंतन जाएगा। अगर ये केजरीवाल के प्रति लोग हमदर्दी से सोच रहे हैं, ये पहली बार है कि लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल के प्रति लोग हमदर्दी से सोचते हुए लग रहे हैं। ये चीज पिछली बार से बिल्कुल भिन्न किस्म की चीज है। और दूसरा भिन्न चीज है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहली बार गठजोड़ में है। आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर वेटेगर से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।